औरों के ज़ोर पर उड़कर दिखाओगे तो फिर अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं लहरों के राजहंस मोहन राकेश कृत जो नाटक है हिंदी ग्रेड सेकंड के अंदर जो हमारा लग रहा है। पहला इसका पार्ट मोहन राकेश साहब का मैंने आपको परिचय बता दिया और विधिवत रूप से आज हम लहरों के राजहंस नाटक है जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है यूट्यूब पर आपको जो ये नाटक है लहरों के राजहंस, इसका आपको सारांश देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा नाटक है जो आपको पढ़ाऊँगा और जो जो संवाद है, कहाँ से संवादों से क्या कुछ सवाल है जो पूछा जा सकता है, कौन सा किस पात्र का कौन सा कथन पूछा जा सकता है, और मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बनता है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप धैर्य रखिएगा, ये कुछ भागों के अंदर बनेगा, लेकिन पूरा जो नाटक है वो मैं आपको पूरा करवाऊंगा। आज से ये विधिवत रूप से नाटक प्रारंभ हो रहा है। वीडियो को आपको लाइक करना है, सभी को, जो भी देखने वाले साथी हैं सभी लाइक करें और सभी अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करें, क्योंकि निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और पहली बार जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे घंटे पर क्लिक करके। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए, ये दूसरी कक्षा है लहरों के राजहंस की, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स है, उसके अंदर ये डाला हुआ है। प्रारंभ करते हैं साथियों। थोड़ी सी भूमिका मैं बता देता हूं आपको कि इस लहरों के राजहंस की। और एक बात और, पूरा जब नाटक हम कर लेंगे उसके बाद में कंप्लीट, उसके बाद में मैं आपको इस नाटक का जो सारांश रूप में हम कह सकते हैं वो कंप्लीट सारांश में मैं आपको बता दूंगा, कि वापस आपका एक बार से रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट नाटक होने के बाद में। तो भूमिका के रूप में हम बात करें आज, भूमिका और नाटक भी प्रारंभ कर लेंगे आज हम। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान आपको देखने को मिलेगा जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य जो द्वंद्व है वो निहित है। इस नाटक के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? सांसारिक जो सुख है और जो आध्यात्मिक शांति है, इनके बीच पारस्परिक जो विरोध है, सांसारिक सुखों के बीच में सांसारिक सुख भी चाहिए आदमी को और आध्यात्मिक शांति भी चाहिए, इन दोनों के बीच जो पारस्परिक जो विरोध है और उनके बीच जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, जो उसके अंदर जो अनिवार्य उसका जो द्वंद्व है वो निहित है इस नाटक के अंदर। ठीक है, इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष भी यहां पर देखने को मिलेगा। स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध, स्त्री और पुरुष के जो पारस्परिक अंतर संबंध है उनका अंतर्विरोध भी देखने को मिलेगा। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित है जो विरोध देखने को मिलेगा साहब, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। ये पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना, लहरों के राजहंस नाटक के अंदर चुनाव की यातना, डिसीजन क्या लेना है साहब, ये करूं या ये करूं, तो चुनाव की यातना इस नाटक का कथा बीज है और उसका केंद्र बिंदु है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जा सकती है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भावबोध के परिवेश में परीक्षण है जो किया गया है। देखिए, आपके भी द्वंद्व वाली स्थिति की फर्स्ट ग्रेड करूं, रीड करूं, सेकंड ग्रेड करूं, इस समय जो द्वंद्व भरा हुआ है तीनों को लेकर, जो एक का चुनाव कर लेता है और बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है आगे। सुंदरी के क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। सुंदरी के, अब सुंदरी वगैरह कौन आ गया, मैं पात्र में आपको बता दूंगी सारी चीजें। सुंदरी के रूप पाश में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी। तो नंद किसके रूप पाश में बंधा हुआ है? सुंदरी के, पूछा जा सकता है। अब सुंदरी कौन आगे बताता हूं और ये नंद कौन वो भी बताता हूं। होनी थी कि नाटक का अंत
होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। तो पूछ लिया जाए नंद का मन किसके समान चंचल है, तो लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान चंचल है। नोट करते चलिएगा, या फिर आप के पास ये नोट्स हैं, इस नाटक है, तो आप अंडरलाइन करते चलिएगा। मैं बताता चलूँगा कहाँ से क्या सवाल बन सकता है। बस आपसे यही उम्मीद है, और आदेश भी समझ सकते हैं, अनुरोध भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा नाटक आपको पढ़ाऊँगा। वह न तो सुंदरी के रूपपात से मुक्त हो पा रहा है नंद साहब, और न ही सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है। नंद जो है न तो सुंदरी के चक्कर में पूरा पड़ा जा रहा है, और न है जो, माफ कीजिए, न तो सुंदरी के जो रूप पास है उसका, जो उसका आकर्षण है, उससे मुक्त हो पा रहा है, न तो उससे छूट पा रहा है वो, और न ही भगवान बुद्ध की शरण में जो जा पा रहा है। जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा। अश्वघोष के, बहुत अच्छा सवाल यहां से बन सकता है, और पहले भी पूछा गया है। ये जो नाटक है लहरों के राजहंस, तो अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार, इस नाटक की कथा का आधार पूछ ले तो वो क्या है? अश्वघोष का प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद। इस नाटक की कथा का आधार है। नंद के इस दुविधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया। ये यहाँ पर पंक्ति इसलिए आई है कि जो नंद है, नंद का जो मन का जो दुविधाग्रस्त जो मन है, उसका सुंदर जो काव्य चित्र कहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? अश्वघोष का जो प्रसिद्ध महाकाव्य उसके अंदर, जो इस नाटक की कथा का एक आधार, वहां पर और डिटेल्स इसका, इनका काव्य चित्र किया गया है। पंक्ति आती है, त्वम गौरवम बुद्धम बुद्धगतम चकर्ष है भार्यानुराग है पुनरा चकर्ष है स्वनिश्चा न पेयो न तस्तो तरंस्त्र रंगेविव राजहंस है। ये पंक्ति आती है। अब देखिए ऊपर से दो चार सवाल बन सकते हो, मैंने आपको बताए। अब यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और ये नाटक के पत्र आप नोट कर लीजिए। भले आपके पास है कोई नोट्स वगैरह, गाइड वगैरह, तो उसमें अंडरलाइन कर लिया, नहीं तो नोट कर लीजिए आप। नाटक के पत्र अवश्य पूछे जाते हैं। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए, श्वेतांग और श्यामांग कौन है, या लहरों के राजहंस में कर्मचारी कौन है? तो कर्मचारी, जो मुख्य कर्मचारी देखने को मिलेंगे पात्रों के रूप में आपको, एक तो श्वेतांग और श्यामांग, दो कर्मचारी मिलेंगे आपको मुख्य रूप से, श्वेतांग और श्यामांग। ये तो क्या है? कर्मचारी है। नंद की पत्नी की बात आ जाए तो नंद की पत्नी कौन है? सुंदरी। नंद की पत्नी कौन है? सुंदरी। दासी कौन इसकी? फिर अलका। अलका पूछ लिया जाए, अलका कौन है? तो अलका दासी है। नंद की पत्नी सुंदरी है। गृह अधिकारी कौन है? शशांक। शशांक कौन है? गृह अधिकारी। शशांक कौन है साहब? गृह का अधिकारी, सारा कुछ मामला देखता है वो। बुद्ध का सौतेला भाई अब नंद। नंद की पत्नी तो सुंदरी है, और नंद है कौन? बुद्ध का सौतेला भाई। नंद का एक मित्र भी है, नाम मैत्रेय। ठीक है। दासी, फिर एक और दासी है निहारिका। बुद्ध का शिष्य की बात आए तो जो भिक्षु आनंद की बात आएगी वो कौन है? बुद्ध का शिष्य। तो बुद्ध का शिष्य भिक्षु आनंद, दासी निहारिका, नंद का एक मित्र मैत्रेय, बुद्ध का सौतेला भाई नंद, गृह अधिकारी कौन? शशांक, दासी अलका, नंद की पत्नी सुंदरी, और कर्मचारी श्वेतांग और श्यामांग। ये सीधे सीधे यहाँ से सवाल है जो पूछे गए हैं पहले भी साथियों, तो आप इनको जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए पात्र। अब जो इसमें अंक देखने को मिलेंगे इस नाटक के अंदर, यहां से एक सीधा सीधा सवाल बनता है। क्या पूछ लिया जाए? सवाल क्या बन जाएगा? सवाल यह बन जाएगा कि लहरों के राजहंस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो लहरों के राजहंस में कितने अंक है कुल? तो पहला सवाल यही बन जाता है एक बहुत अच्छा। तो कुल अंक ध्यान में रखना 3 है। कितने हैं? लहरों के राजहंस में कुल अंक कितने? 3 है। और तीनों जो अंक हम पढ़ेंगे उनमें तीनों अंकों में स्थान और समय कौन कौन सा, जहां पर वो संवाद चल रहा है। जो पहला अंक है, नोट करते चलिएगा इसको।
पहला जो अंक है साथियों, यहाँ पर इसमें वर्णन आता है कपिलवस्तु, राजकुमार नंद के भवन में, सुंदरिका कक्ष और रात उतरने का समय। कहाँ पर? राजकुमार नंद के भवन में सुंदरिका कक्ष है और रात उतरने का समय, वहाँ पर ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। आगे बात समझ में? ये तो पहला अंक है। पहले अंक में ये देखेंगे। अब दूसरे अंक में कहाँ जिक्र होता है? वही कक्ष है सुंदरी वाला और प्रत्युष से पहले का है जो कुछ समय, प्रत्युषा से पहले का कुछ, प्रत्युष से पहले का कुछ समय, वहाँ पर ये बातचीत चल रही है। तीसरा जो अंक है, कक्ष वही है, अगली रात की बात है जो चल रही है। ये तीनों अंक यहाँ से प्रारंभ है जो होते हैं। अब प्रारंभ करते हैं आज हम पहला अंक। अभी तक आपने पात्र देख लिया, थोड़ी सी भूमिका देख ली आपने। भूमिका और भी लंबी में बना सकता था, लेकिन इतनी भूमिका काफ़ी है। जब सारांश में बताऊंगा पूरे नाटक पढ़ाने के बाद में ये, तब आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें और सारांश में, ठीक है। और पात्र परिचय देख ही लिया आपने, मोटा मोट कौन कौन से पात्र हैं। पहला अंक प्रारंभ होता है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि सुंदरिका कक्ष वहाँ से प्रारंभ होता है कि पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर। संवेद एक साथ स्वर आता है, क्या? धम्म शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश हो, राजकुमार नंद का भवन है, सुंदरी का कमरा है, रात उतरने का समय है। तो देखिए, ये भी यहाँ से भी पहला अंक प्रारंभ होते सवाल बन जाता है। क्या सवाल बन जाएगा? सवाल ये बन जाएगा कि पहले अंक का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? पहले अंक का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? धम्म शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। तो कौन से अंक का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और तीन ऑप्शन में और कोई पंक्ति दे दी तो। और ये कहाँ ये बातचीत चल रही है, पहला अंक कहाँ से प्रारंभ होता है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। राजकुमार नंद का भवन है, सुंदरिका कक्ष है, रात उतरने का समय, अगर स्थान और समय पूछ लिया जाए तो। सामने से देखने पर पीछे दाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला तथा एक मत्स्याकार आसन है। तो आसन किस प्रकार का है? मत्स्याकार, जरूर ध्यान में रखना। आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ है, मदिरा कोष्ठ भी कमरा बना हुआ है। बाईं ओर श्रृंगार कोष्ठ है। तो पूछ लिया जाए श्रृंगार कोष्ठ किस तरफ है? बाईं ओर। मदिरा कोष्ठ दाईं ओर मदिरा कोष्ठ है, ध्यान में रखना। आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में दो दीपाधार है। एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाहें फैली हुई है, बाहें फैला रही है और आंखें आकाश की ओर देख रही है। एक मूर्ति, पुरुष मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाहें सिमटी हुई और आंखें धरती की ओर झुकी हुई है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। जो दीपाधार है, जो दो दीपाधार है, उनमें से जो एक का शिखर है उस पर पुरुष की मूर्ति है, जो पुरुष की मूर्ति ने बाहें फैला रखी है या नहीं। तो ध्यान में रखना, पुरुष की मूर्ति ने बाहें फैली हुई है उसकी, और आंखें हैं जो उसकी आकाश की ओर उठी हुई है। और दूसरे शिखर पर नारी की मूर्ति है, उसने बाहें समेट रखी है और उसकी आंखें जो है क्या है? धरती की ओर झुकी हुई है। तो पुरुष स्त्री की जो नारी की मूर्ति है उसमें तो आंखें उसकी जमीन पर धरती की ओर झुकी हुई है, पुरुष की आकाश की ओर उठी हुई है, ध्यान में रखना। उद्यान का मार्ग जो है वो बाईं ओर से होता है, जाता है। बाहर का मार्ग सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष की ओर। कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग है जो दाईं ओर से है, ठीक। क्या चल रहा कार्यक्रम? साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श। साज सज्जा में इस प्रकार लग रहा है कामोत्सव का स्पर्श देखने को मिलता है। कहीं एक कर्मचारी फूल सजाने में लगा हुआ है, कोष्ठों को व्यवस्थित करने तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त है, बिजी है साहब। ये कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ। तो श्यामांग क्या है? पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्निकाष्ठ से दीपक जलाता हुआ। तो श्यामांग क्या कर रहा है? पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्निकाष्ठ से क्या? दीपक जला रहा है वो। और प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग क्या करता है? प्रधान कर्मचारी होने के नाते अन्य सब के कार्य के प्रति भी सचेत है। 2-3 कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का जो शब्द सुनाई पड़ता है। तो श्वेतांग क्या है? ध्यान में रखना, प्रधान कर्मचारी, श्वेतांग अग्निकाष्ठ दीपक जला, प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग
तो प्रधान कर्मचारी आपको पूछ लिया जाए, श्यामांग भी लेकिन प्रधान कर्मचारी है ये, तो श्वेतांग ध्यान में रखना। तो 2-3 और लोग हैं जो अवज्ञात्मक तरीके से हंस रहे हैं, तो श्वेतांग क्या कहता है, क्या बात है नागदास, नागदास भी है कर्मचारी दूसरा, लेकिन मुख्य यही है। श्वेतांग कहता है क्या बात है नागदास, तो ये पंक्ति देकर पूछ लिया, प्रारंभ का संवाद है तो पूछा जा सकता है, और बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन जाए कि क्या बात है नागदास, किसका कथन है। तो ये कथन श्यामांग दे दिया, श्वेतांग दे दिया, कोई 2-3 जो और दासी हैं उनका नाम दे दिया, तो आपको क्या करना है साहब, श्वेतांग कर देना है। बहुत अच्छा बन सकता है ये सवाल, प्रथम संवाद ही यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है इसलिए। तो श्वेतांग कहता है क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है, चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो अपना। निहारिका तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो, यहाँ पर तुम कौन है साहब, निहारिका। श्वेतांग कहता है निहारिका को, तो तुम कौन है यहाँ पर, निहारिका। ध्यान में रखना, आंखें नीचे रखो और हाथों को देखकर काम करो। ओ शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं। फिर शेफालिका को बोलता है कि तुम्हें अभी तक इतने ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए, आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा, ये बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ये कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेगी, तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जागा। बीजगुप्त इतनी समझ तो तुम्हें भी। तो देखिए आप और कहीं देखो कि सारांश मिलेगा, यहाँ पर आपको पूरा नाटक मिलेगा, तो पूरा नाटक का कलेवर आप समझ जाओगे, पूरा नाटक समझ जाओगे क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें स्वयं भी होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्रा अंकित नहीं की जाती। तो बीजगुप्त को कहा जा रहा है श्वेतांग के द्वारा कि तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए यार, प्रवेश द्वार पर कोई मुद्राएं अंकित है जो की जाती है क्या नहीं की जाती। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएगी। तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो मंदारक। मंदारक को बोलता है कि तुम एकटक मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तो यहाँ पर तुम कौन है, मंदारक। नहीं 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 नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं, मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। कोई पूछने की कोशिश करता है कि बताओ तो मुझसे कुछ मत पूछो। यहाँ जिस जिसका काम पूरा होता जाए उससे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से हैं जो कहूँ तभी नहीं यहाँ से जाना है। कि देखिए जिस जिसका काम पूरा होता जाए वो खुद दूसरे भाग में जाकर अपना अपने काम में लग जाए। तो शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके क्या है चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक, काम से बचने का ये अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। जाओ जाओ उधर जाकर किसी और को देखो, काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता, जाओ कम से कम मुझे अपना काम करने दो। मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर है जो चला जाता है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। कौन कहता है, श्वेतांग। तो श्यामांग क्या कहता है, पत्तियां तोड़ने सुलझाने में व्यस्त हो, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। मुझे, श्यामांग का कथन है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा, इस कथन को अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, किसका कथन है, श्यामांग का कथन है। और तुमसे यहाँ पर कौन है, श्वेतांग। कौन है, श्वेतांग को बोलता है कि मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तो श्वेतांग क्या कहता है, निहारिका की ओर देखकर, निहारिका तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हुई हो, तुम क्या बातें सुन रही हो, जाओ उधर जाओ अपना काम करो, कान लगा रही हो ऐसे ही। तो निहारिका उन दोनों की ओर देखती है, निहारिका उन दोनों की ओर देखती हुई अनमने भाव से वहाँ से चली जाती है। उन दोनों कौन है यहाँ पर, श्यामांग और श्वेतांग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। श्यामांग से तुम्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों होती है, अब बोलता है कि मुझसे ईर्ष्या क्यों होती है, क्यों। श्यामांग, देखो ने एक बार एक दीपक जलता जाता है, देखो ने एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है। तो श्वेतांग कहता है इसका कारण है यार। तो श्यामांग, क्या कारण है, मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है, क्या कारण है, मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है। किसका कथन है, श्यामांग का कथन कि मेरे हाथों में काम क्यों उलझ जाता है। तो श्वेतांग कहता है इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो, इसलिए तुम्हारे हाथों में काम उलझ जाता है। ये कौन कहता है, श्वेतांग कहता है। फिर श्यामांग वापस बोलता है, सोचता बहुत हूँ परंतु उससे क्या होता है। तो श्वेतांग कहता है सब कुछ उसी से होता है, हाथ काम नहीं करते आंखें चुंदिया जाती है। तो सब कुछ उसी से होता है। तो यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है किसका कथन है, सब कुछ उसी से होता है। तो पहला उत्तर तो ये हो जाएगा श्वेतांग का कथन है। दूसरा, यहाँ पर यह सवाल बन सकता है कि सब कुछ उसी से होता है, यहाँ पर उसी से तात्पर्य है, उसी से मतलब
सोचने से, उसी से मतलब सोचने से यहाँ पर तात्पर्य है। आंखें चूंद दिया जाती है। श्यामांग कहते हैं तुम कभी कुछ नहीं सोचते? तो श्यामांग बोलता है तो तुम फिर कभी कुछ सोचते ही नहीं क्या? तो श्वेतांग कहता है अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। किसका कथन है साहब? तो ये कथन हो जाएगा साहब श्वेतांग महोदय का। और किसे कहा जा रहा है? ये श्यामांग को बता रहा है वो। तो श्यामांग बोलता है फिर पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि श्वेतांग सोचना छोड़ दिया, चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, ये बात देखता है और ये बोलता है आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से कि सोचना छोड़ो काम में लगो। श्यामांग बोलता है साहब तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए? माथे को उंगलियों से मलकर, पर मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? कि मैं तो चाहता नहीं यार सोचता हूँ, लेकिन ये मस्तिष्क जो है उंगलियां लगाता है, मलता है, और कि मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है भला? तो आज हम देखेंगे इतना ही, ठीक है? शेष आगे कल के भाग में हम देखेंगे। और धीरे धीरे करते कल का वीडियो थोड़ा और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करते करते ये सारा नाटक आपको मैं पढ़ा दूंगा और कहाँ से क्या संवादों से सवाल बन सकता है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अब आपको क्या करना, इतनी मेहनत के साथ में, आपको इतनी ईमानदारी के साथ में ये आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आपसे भी मैं ऐसी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो को सभी दोस्त लाइक किया कीजिए, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, स्टेटस भी लगाया कीजिए और बताओ उनको कि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। तो जुड़ें, सभी को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं। और पहली बार देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोने में जो लाल बटन सब्सक्राइब करना, घंटी आएगी घंटी पर क्लिक करना और ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। सवाल डालता हूँ, सूचना डालता हूँ, जुड़े जोड़े। जय हिंद, फिर मिलता।